नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि इस साम्राज्य की पूरी संरचना को डिकोड करेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमाएं विशाल थीं, जिसका समाज एक जीवंत हृदय की तरह धड़कता था और जिसका बौद्धिक मस्तिष्क आज के आधुनिक राज्यों को भी टक्कर दे सकता है। सत्ता, लोग और राज्य शिल्प, ये सब मिलकर कैसे एक अभेद्य ढांचा तैयार करते हैं, आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहले हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के निर्माण की, फिर अशोक और उनके धम्म की। इसके बाद समाज के 7 वर्गों, महिलाओं और दासों की स्थिति पर नजर डालेंगे और अंत में सप्तांग सिद्धांत को समझते हुए देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन ब्लूप्रिंट आधुनिक शासन से जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मौर्य साम्राज्य का निर्माण, सेल्यूसिड्स के साथ महासंग्राम। अब देखें, 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच जो सेल्यूसिड मौर्य युद्ध हुआ, उसका परिणाम सच में हैरान करने वाला था। अलेक्जेंडर के बाद जब सेल्यूकस प्रथम ने सिंधु नदी पार करने की सोची, तो सामने कौन था? खुद चंद्रगुप्त मौर्य। इस टकराव के बाद जो ऐतिहासिक संधि हुई, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंधु घाटी, गांधार और आज के अफगानिस्तान के कई हिस्से मिल गए, और बदले में सेल्यूकस को क्या मिला? 500 युद्ध हाथी और एक वैवाहिक गठबंधन। यह कोई छोटी बात नहीं थी। इस एक कदम ने मौर्य साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप की निर्विवाद और सबसे शक्तिशाली ताकत बना दिया। भाग 2, अशोक और धम्म, विजय से शांति की ओर एक अभूतपूर्व यात्रा। अब आते हैं चंद्रगुप्त के पोते यानी सम्राट अशोक पर। 273 ईसा पूर्व में वे सिंहासन पर बैठे, लेकिन 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ ना, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था। लाखों लोग मारे गए और बंदी बनाए गए। इस भयानक तबाही ने अशोक को भीतर तक झकझोर दिया। इसी गहरे पश्चाताप ने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने और तलवार छोड़कर धम्म का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया। इसे समझने के लिए अशोक के शिलालेखों का ये अंश देखिए। और हिरण भी नियमित नहीं, और भविष्य में इन 3 जानवरों को भी नहीं मारा जाएगा। जरा सोचिए, जिस शाही रसोई में हर दिन हजारों जानवर काटे जाते थे, वहां अचानक पशु हत्या पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। युद्ध के नगाड़ों की जगह अब धम्म के उपदेश गूंजने लगे थे। राजा के शिकार अभियानों की जगह तीर्थ यात्राओं ने ले ली। यह सिर्फ शांति का संदेश नहीं था, बल्कि जानवरों की रक्षा करने का एक पूरा संस्थागत प्रयास था। भाग 3, समाज के 7 वर्ग, मेगास्थनीज के बाहरी नजरिए से। जब हम मौर्य समाज के ढांचे को देखते हैं, तो ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज का विवरण बहुत काम आता है। उन्होंने इस समाज को मुख्य रूप से 7 वर्गों में बांटा: दार्शनिक, किसान, शिकारी और चरवाहे, कारीगर और व्यापारी, सैनिक, गुप्तचर और सलाहकार। दिलचस्प बात यह है कि इनमें सबसे बड़ा वर्ग किसानों का था, जो राजा की जमीन पर खेती करते थे। वहीं शिकारी वर्ग एक तरह का बैलेंस बनाता था, जो देश को खतरनाक जंगली जानवरों से सुरक्षित रखता था। अब इन 7 में सबसे अनोखा वर्ग था दार्शनिकों का। संख्या में ये भले ही कम थे, लेकिन इनका रुतबा आसमान पर था। इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनका मुख्य काम था राज्य के लिए जलवायु और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना। लेकिन रुकिए, यहां एक बेहद मजेदार नियम भी था। अगर कोई दार्शनिक लगातार 3 बार मौसम की गलत भविष्यवाणी कर दे, तो उसे जीवन भर के लिए मौन रहने की सजा दी जाती थी। है ना हैरान करने वाली बात? भाग 4, महिलाएं और दास, सामाजिक वास्तविकताएं और ग्रीक गलतफहमियां। अक्सर यह बात उठती है कि मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारत में कोई दास या गुलाम नहीं था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? असल में यहां एक बड़ी गलतफहमी हुई थी। ग्रीस में जो हैलोट्स यानी गुलाम होते थे, उनके पास शून्य अधिकार थे। उनके साथ बहुत क्रूरता होती थी। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन दास व्यवस्था एकदम अलग थी। यहां दासों को संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार था, वे खुद का पैसा कमा सकते थे, और शारीरिक शोषण के खिलाफ उन्हें कानूनी सुरक्षा भी मिली हुई थी। इसीलिए अपनी क्रूर ग्रीक व्यवस्था के आदि मेगास्थनीज को लगा कि यहां तो कोई दास है ही नहीं। इसी तरह अगर उस दौर की महिलाओं की स्थिति पर निष्पक्ष रूप से गौर करें, तो ये काफी बहुआयामी दिखती है। एक तरफ उच्च जातियों में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा थी, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के सुरक्षा तंत्र में उनकी भूमिकाएं चौंका देने वाली थीं।
राजा अक्सर महिलाओं को अपने अंगरक्षक और जासूस के तौर पर नियुक्त करते थे। इतना ही नहीं, सहमति से विधवा विवाह की अनुमति थी और विशेष परिस्थितियों में तलाक भी मुमकिन था। यानी समाज में कुछ पाबंदियां थी तो कुछ हैरान करने वाले अधिकार भी मौजूद थे। भाग 5 सप्तांग सिद्धांत, साम्राज्य का असली मस्तिष्क। अब साम्राज्य के दिमाग यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर चलते हैं। इसमें एक सिद्धांत है जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। सप्तांग यानी 7 अंग। ये एक ऐसा शानदार राजनीतिक सिद्धांत है जो राज्य को एक जीवित जीव, एक शरीर की तरह मानता है। जिस तरह इंसान के शरीर के सारे अंग मिलकर काम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 7 अंगों का आपस में तालमेल होना अनिवार्य है। और ये कोई पुरानी आउटडेटेड बात नहीं है। आधुनिक विद्वान आज भी इन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनीति विज्ञान और शासन को देखने का इनका नजरिया इतना व्यापक और साइंटिफिक है कि ये आज के अकादमिक शोधों के लिए भी बेहद प्रासंगिक बना हुआ है। तो ये 7 अंग आखिर हैं क्या? चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहला है स्वामी यानी शासक, फिर अमात्य यानी मंत्री, जनपद जिसका मतलब है जमीन और वहां रहने वाले लोग, दुर्ग यानी सुरक्षित राजधानी या किला, कोष मतलब राज्य का खजाना, दंड यानी सेना और न्याय व्यवस्था, और अंत में मित्र यानी सहयोगी राष्ट्र। स्वामी इस पूरे सिस्टम का दिल और दिमाग है और दुर्ग जैसी संरचना पूरे शरीर को सुरक्षा देती है। अगर इनमें से एक भी अंग कमजोर हुआ तो समझिए पूरा राज्य अस्थिर हो सकता है। भाग 6 प्राचीन ब्लूप्रिंट, आधुनिक शासन, 2300 साल बाद की स्थिति। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए। ये 2300 साल पुराना ढांचा आज के आधुनिक राष्ट्रों से कैसे जुड़ता है? ध्यान दें, प्राचीन अमात्य आज की ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही है। जनपद आज के नागरिक और राष्ट्रीय सीमाएं हैं। दुर्ग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचा है। कोष सीधे तौर पर आज के वित्त मंत्रालय या सेंट्रल बैंक का काम करता है, और दंड आज की मिलिट्री और जुडिशरी है। यह देखना सच में अद्भुत है कि कौटिल्य का यह प्राचीन फ्रेमवर्क आज के समकालीन लोकतंत्रों पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। अर्थशास्त्र का एक बेहद शाश्वत सत्य है, कोषु मूलो दंडा, मतलब खजाना ही सेना की जड़ है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बिना एक मजबूत और फलती फूलती अर्थव्यवस्था के एक शक्तिशाली सेना बनाए रखना और सीमाओं की रक्षा करना लगभग नामुमकिन है। यह वो राजनीतिक सच्चाई है जो 2300 साल पहले भी पत्थर की लकीर थी और आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में भी 100% सच है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या पिछले 200-300 वर्षों में सत्ता, प्रशासन और शासन व्यवस्था की मूलभूत यांत्रिकी वास्तव में बदल गई है? चंद्रगुप्त और अशोक के दौर से लेकर आज तक सत्ता और लोगों को एक साथ बांधने वाले वो बुनियादी धागे शायद आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इस पर गहराई से सोचिएगा। उम्मीद है कि मौर्य साम्राज्य की इस परत दर परत पड़ताल से कुछ शानदार नई बातें जानने को मिली होंगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।